हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम लेकर के आए सेट 4। कौन सा सेट 4 लेके आए, क्लास 12वीं का, जो फाइनल एग्ज़ाम 2023 में फरवरी से होने वाला है। तो होम साइंस यानी गृह विज्ञान का हम सेट लेकर के आए हैं, जिनमें 28 क्वेश्चंस को हम करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी हम 1 से 28 क्वेश्चन को ही कराएंगे। तो कहता है कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है। कहता है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, तो 25 ग्राम। तो इसमें क्या है, 25 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आहार देना चाहिए, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा देना चाहिए। अगला है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास को प्रमाणित करने वाला कारक है, यानी विकास को प्रमाणित करने वाला। कहते हैं पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी। तो ये है क्या, इनमें से सभी है, इनमें से सभी। तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कहते हैं ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। ढोकला जैसे कि इडली है ना, इसी तरीके से ये ढोकला भी है। जैसे इडली बनाते हैं हम लोग, और अपने भाषा में हम लोग सूर्यापुरी लोग इसको भक्का भी कहते हैं। तो इडली और के जैसा ये ढोकला होता है। ये क्या है, किसकी विधि द्वारा बनाया था, तो किण्वन हो नहीं सकता, सेंक कर भी नहीं, तल कर भी नहीं, तो क्या वाष्पन विधि के द्वारा इसको बनाया जाता है। चौथा नंबर में कह रहे हैं रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियाँ बनाने के काम आता है। सूती, रेयान, रेशम या नायलॉन। तो इनका सही आंसर क्या होगा, तो कहते हैं कि नायलॉन। क्या होगा, नायलॉन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका नायलॉन। अगला 5 नंबर में कह रहा है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। इससे पहला वाला सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये मत सोचना कि हर सेट में यही क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप कमेंट बॉक्स में इस हमको बताने से पहले भी आप जवाब दे सकते हैं। खसरा, हैजा, क्षय रोग या सर्दी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर का, यानी हैजा ऐसा बीमारी है जो कहता है कि वायु द्वारा नहीं फैलता है, वायु द्वारा नहीं फैलता है। बाकी खसरा है, सर्दी है, ये हवा के द्वारा, यानी कि जिसको एलर्जी कहा जाता है, ये या इसनोफिल, इस तरीके से वो आ जाता है। लेकिन बाकी चीज़ें अगर कहा जाए कि हवा के द्वारा हैजा फैले, ये गलत है। अगला है 6 नंबर में, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। असमर्थता यानी किसी चीज़ को नहीं समझने की शक्ति हो। तो वो कहता है कि जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये किसी भी टाइम हो सकता है, जन्म से पहले यानी पैदा होने के समय ही, या जन्म के बाद भी, या एक जन्म से पूर्व, ये हो सकता है किसी भी टाइम। ये प्रकृति का देन है। तो इसीलिए हमको इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले से हमको प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि हमको जो भी हमारे शिशु हो, जन्म ले हमारे घर में, तो वो बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। अच्छा, अगला 7 नंबर में कह रहे हैं ज़्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा उष्मा और शक्ति, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या कैल्शियम। तो क्या है इसका जवाब, इसका है कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादा वसा यानी उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर में कहता है कि सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है। सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है सूती वस्त्र के लिए, या रेशम वस्त्र के लिए, जूट के वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, रेशमी वस्त्र के लिए सूखी धुलाई किया जाता है। रेशमी वस्त्र के लिए क्या धुलाई किया जाता है, सूखी धुलाई। 8 नंबर का ख नंबर आंसर होगा। अगला है 9 नंबर में कह रहा है कि पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व है, इनमें से कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। तो ये बिल्कुल कोई भी जवाब दे देगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। अगला है 10 नंबर में, क्या कह रहा है, किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। संकेत का मतलब उसका पहचान,
तो क्या है ऑप्शन नंबर क्या है, यौन अंगों की परिपक्वता का, शादी करने का, प्रजनन अंगों के विकास का, संतानोत्पत्ति प्रक्रिया का। तो इसमें बिल्कुल क्या करें, शादी करने का। क्या, शादी करने। किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं शादी करने का। कोई कहे कि शादी होगा तभी उसका मासिक धर्म शुरू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है कि वो ये इसके अलावा ये तीनों उसका संकेत है। चलेगा। अगला है 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि प्रबंधन का वह चरण जिसके अंतर्गत एक जाने वाले कार्यों की सूची तैयार की जाती है, वो पहले से विचार किया जाता है कि हमें क्या करना है। प्रबंधन का वह चरण जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार की जाती है, वो पहले से विचार किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल है, तो इसका क्या होना चाहिए, नियोजन, संगठन या कार्यान्वयन या मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा नियोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कह रहा है विटामिन जो बच्चों को रिक्टेस रोग से बचाती है, बच्चों को जो रिक्टेस रोग से बचाती है वो क्या है, वो है विटामिन डी। वो है विटामिन डी जो धूप से भी प्राप्त होता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को यानी शिशुओं को सुबह सुबह सरसों का तेल सर पे लगा करके उसको धूप में कुछ देर तक बैठ के रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला 13 नंबर का प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी एवं सी, बी एवं ए सी डी के, ए डी ई के। कहता है कि इसका कौन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी कि ये सब है। तो कहता है कि ये विटामिन ए, डी, ई के ये सब के सब क्या है, घुलनशील है। वसा में क्या है, घुलनशील है। विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, और विटामिन ई भी, और विटामिन के भी, यानी ये सारे के सारे क्या है, घुलनशील है वसा में। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील है। 14 नंबर में कह रहा है कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमें कैसे प्राप्त होता है, मांस से, सब्जियों से, दूध से बने पदार्थ या इनमें से सभी। तो कहता है कि दूध से बने पदार्थ, किससे, दूध से बने पदार्थ से कैल्शियम सर्वोत्तम हमें प्राप्त होता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की गोली दी जाती है और दूध पीने का भी सलाह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। तो कहता है मिलावट रोकने में किसकी सहायता, खाद्य निरीक्षक की, आम आदमी की, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम या इनमें से सभी। तो कहता है कि इनमें से सभी का है, इनमें से सभी का है। मिलावट रोकने में किसकी सहायता, तो इनमें से सभी। आम आदमी को भी चाहिए कि मिलावट करने से कैसे रोका जाए लोगों को, उसके लिए थोड़ा सा अपने ध्यान आकर्षित करना है उसके तरफ। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 नंबर में निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, भाषा, वजन, लंबाई, दांत। दोस्तों यहाँ आप बिल्कुल आसान है, इसको बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे भी आप जवाब दे सकते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अलग है, शारीरिक विकास से उसका कोई संबंधित ही नहीं है। वजन शरीर का है, लंबाई शरीर का होता है, दांत शरीर के अंदर में। तो इसलिए भाषा जो है ये आपने समाज में बोलचाल का यानी अपने अंदर के भाव का विचार करना ही दूसरों के बीच, यह है भाषा। चलिए अगला आसान सवाल था ये बिल्कुल। 17 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से 17 नंबर में क्या रहा है, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों की मरम्मत, सुखाना, आयरन करना। तो ये कह रहा है बिल्कुल आसान। तो क्या है, आयरन करना ये धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। वस्त्रों की मरम्मत, कपड़ा धोते समय कपड़े का ख्याल रखना ज़रूरी है। दाग धब्बे छुड़ाना, ये कपड़ा धोते हैं कि दाग धब्बा छूट जाए, सुखाना धोने के बाद सुखाते हैं, ये तीनों आता। बल्कि आयरन करना ये भिन्न है, इसीलिए कहता है कि वो आपका बिल्कुल भिन्न है, यानी अलग है, नहीं आता आयरन करना। अगला सवाल है 18 नंबर का कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, सोना,
ज़मीन, मकान, राष्ट्रीय बचत। तो क्या होगा इसका? बिल्कुल आसान आंसर होगा राष्ट्रीय बचत। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बचत बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, यानी राष्ट्रीय बचत। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, कहता है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, सदुपयोग की, इनमें से सभी। तो नहीं, कौशल की है। क्या है? कौशल की है। 20 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? रसदार सब्जी, कॉफ़ी, फल, फूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉफ़ी। क्या है? वानस्पतिक धब्बा नहीं है। चलिए अगला है, क्योंकि कॉफ़ी का तैयारी तो लोग बनाने के बाद ना उसका फिर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो वानस्पतिक धब्बा नहीं कह सकते हम उसको दोस्तों। अगला है 21 नंबर में, क्या कर रहा है? चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो आप लोग पहले भी देखे थे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भी। कल वाला लेसन में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। 22 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? कोडाइटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ये स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है? निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं, हरा प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए अगला है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जब वस्त्र का हम चुनाव करते हैं उसमें प्रभावित करने वाला क्या है? जलवायु, शारीरिक आकृति, अवसर, इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जलवायु, शारीरिक आकृति और अवसर, ये तीनों चीज़ों में क्या है कि वस्त्रों के चुनाव में प्रभावित करने वाला कारक है। अगला है 25 नंबर में, क्या कर रहा है? मोबाइल कैच घूमती है। मोबाइल कैच घूमती है, सही आंसर क्या होगा इसका? कहता है कि बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ, नियोजकों के साथ, माता पिता के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मियों के साथ। कहता है मोबाइल कैच घूमती है कर्मियों के साथ। अगला है 26 नंबर का, कहता है कि निम्न में से, कहता है निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? चावल, फल, फलियां, या सब्जियां। तो किसको? चावल को। आप बगैर पके हुए चावल को नहीं खाना चाहिए, उससे आपकी तबीयत यानी पेट खराब हो सकता है, इसलिए कच्चा चावल को नहीं खाना चाहिए, पका करके ही हमको खाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में बिल्कुल इजी है, इसमें आयोडीन खनिज मिलाया जाता है। इसमें कौन सा खनिज मिलाया जाता है दोस्तों? आयोडीन खनिज मिलाया जाता है। तो आप लोगों को हमने ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ा है लगभग 27 और कुछ सवाल है, तो मैं दोस्तों आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को लोग दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना हूँ कि इस सेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो मैं सोचता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन को हम जो इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई लग रहा है, उसको जो वीवीआई लग रहा है उसको हम करा देते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ज़रूर। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? समय अवधि, उद्भवन अवधि, संक्रमण काल, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है उद्भवन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्भवन अवधि। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या कि एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और चलिए तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें से सेट 4 का भाग 2 है। भाग 2 सेक्शन गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खंड बो। तो इसमें हम शुरू करते हैं, 1 से 12 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से हमको लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है कोलेस्ट्रम का क्या महत्व है ना? कहता है राइट
इम्पोर्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रम। तो ये कोलेस्ट्रम महिलाओं में इस चीज़ की ज़्यादातर कमी देखा जाता है जो आपके होम साइंस में दिया जाता है। तो इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे 3 नंबर का। उसके बाद आपको है 4 नंबर का भी क्वेश्चन को हम बताएंगे। कहते शिशुओं में निमोनिया होने के क्या कारण है, शिशुओं में निमोनिया होने के क्या कारण है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, VVI है, इसलिए हम इसको भी आपका आंसर बताते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है खेल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें, विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। उसके बाद आपका है, इससे आगे है 13 नंबर का एक क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कहता है कि 13 नंबर में क्या है कि मानव शरीर में जल के क्या कार्य, मानव शरीर में जल के क्या कार्य, इस क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद 14 नंबर में है, 14 नंबर में है कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, यानी छोटे छोटे बच्चों के शरीर में जो प्रभावित करने वाला कारक वो कौन कौन सा है, उसको भी बताएंगे। उसी में है, कहता है कि मिलावट रोकने के उपायों की चर्चा करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम कुछ बताएंगे। तीन नंबर में आंसर है 3 नंबर का, यानी क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कहता कोलेस्ट्रम का महत्व बताएं। तो कह रहा कोलेस्ट्रम माता का प्रथम दूध है जो शिशुओं के लिए अमृत के समान होता है। ये शिशु को विभिन्न रोगों से प्राथमिक सुरक्षा यानी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन देता है। इसलिए कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स पाया जाता है, या इसकी मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होती है, जो शिशु को विभिन्न सूक्ष्म जीवाणु विषाणुओं के संक्रमण से बचाता है तथा रोगों से रक्षा करता है। इनमें से अद्भुत इनमें से हाँ, तो इनमें से क्या कहता है कि अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान रहती है। ये हो गया। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि शिशुओं में निमोनिया होने का क्या कारण है। तो यहाँ ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा। शिशुओं को निमोनिया फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। जिसके कारण संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह कोकस कह रहा है, ये कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचाव के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनाने चाहिए। निमोनिया रोगी से बच्चों को दूर रखना चाहिए। निमोनिया बच्चों जो अगर आसपास में निमोनिया हुआ है उन बच्चों से दूर रखना चाहिए, और सर्दी के मौसम में उसको सर्दी का कपड़ा सही ढंग से पहना करके रखना चाहिए, जिससे वो उस रोग से बचा जाए। अगला प्रश्न है 5वां में है, कहता है कि खेल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो खेल के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रचनात्मक खेल, नंबर 2 है स्वप्रेरित खेल, उसके बाद है परीक्षणात्मक खेल, 4 नंबर में कल्पनात्मक खेल, 5 नंबर में स्वतंत्र खेल यानी जो उसके बौद्धिक खेल, सामूहिक खेल, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। अब घर के अंदर में कौन कौन सा खेल है, तो आप जानते हो लूडो है, कैरम बोर्ड है, उसके बाद चेज है, ये सारे घर के अंदर खेल हैं। और घर से बाहर क्या है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब घर के बाहर खेलने वाले हैं। और अगला है, हम 13 नंबर का क्वेश्चन बताए थे कि 13 नंबर में क्या है। वो कहता है कि 13 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर में जल के क्या कार्य हैं। तो कहता है कि हमारे शरीर में वजन का लगभग 2/3 भाग यानी जल के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है, जल के द्वारा बना है। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक अथवा रासायनिक प्रक्रिया होती है वे किसी तरल माध्यम में होती है जिसमें जल की प्रधानता रहती है। मानव शरीर में जल के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 क्या है, यह शरीर के ताप का नियमन करता है, इसलिए कहता है कि हम लोगों को रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नंबर 2 में क्या करें, शरीर के आंतरिक सफाई, मलमूल, पसीना और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है जल। 3 नंबर में अगर ये शरीर के निर्माण में सहायक होता है। यह रक्त कोशिकाओं और अस्थियों आदि में पाया जाता है। 5 नंबर में है
5 नंबर में कह रहा है कि 4 नंबर में कह रहा है ये भोजन के पाचन में सहायक और पाचक रसों को बनाने में सहायक होता है। अगला है 5वां नंबर में कह रहा है कि शरीर के अंगों की चोट, झटकों और रगड़ की रक्षा करता है। अच्छा, उसी में एक या भी चलिए, उसी में या में भी था क्या? नहीं, इसी में भी और नहीं है। अगला 14 नंबर का है। 14 नंबर का हम बताए थे आपको कि 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन में था कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? तो कहता है 14 में कि शरीर के विभिन्न अंग, प्रत्यंग जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, आंतरिक अवयव आदि के बढ़ने और इनकी कार्य करने की क्षमता में लगातार विकास होना ही शारीरिक विकास कहलाता है। बच्चों के शारीरिक विकास को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 वंशानुक्रम। नंबर 2 वंशानुक्रम में क्या हो जाएगा? कहते बच्चे की लंबाई, भार, शारीरिक गठन आदि के विकास की शील गुण एवं सीमाएं माता पिता हैं। यानी बच्चे के हाइट, लंबाई वगैरह जो है वो शारीरिक और माता पिता पर होता है, पूर्वजों से भी प्राप्त होती है। पोषण क्या है? जन्म से पहले और जन्म के बाद शिशुओं को है जैसा पोषण मिलता है उसी प्रकार उसका शारीरिक विकास निर्भर करता है। पौष्टिक आहार से शिशु का सही विकास हो सकता है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को सही पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास बेहतर हो। उसके बाद कहता है टीकाकरण। टीकाकरण भी ये बहुत ज़रूरी है। बालकों का सही टीकाकरण उन्हें कई गंभीर रोगों से बचाता है, जिससे वो निरंतर शारीरिक विकास कर पाता है। इसके अभाव में बीमारियां से ग्रस्त होने पर उनका शारीरिक विकास पिछड़ जाता है। तो आप लोग देखते भी है कि आज के दौर में आंगनबाड़ी केंद्रों में लगातार हर महीने में टीकाकरण का आयोजन किया जाता है और बच्चे वहाँ जा कर के टीका लगाते हैं। उसके बाद क्या है? बहुत सारा है, इतना ज़रूरी नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, गर्भावस्था है, परिवार है। तो गर्भावस्था के बारे में इसको जान लीजिए। माँ का गर्भाधारण के समय स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, मानसिक स्थिति आदि बालक को गर्भ के 9 महीने में प्रभावित करता है। इसीलिए जो बच्चे माँ बनने वाली होती है तो उनको चाहिए कि वो सही समय पर टीकाकरण का इस्तेमाल करें, टीकाकरण करें और सही खाना खाएं। टेंशन लेने की उसकी आवश्यकता नहीं है और वो 9 महीने तक बिल्कुल खुशहाल रहें और अपने शरीर पर ध्यान देते रहें। उसका पारिवारिक चिंता भी होता है। चलिए, उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि मिलावट से हम कैसे बच सकते हैं, है ना? ये ज़रूरी है। मिलावट आजकल हमारे सेहत को बहुत प्रभावित करता है। मिलावट से बचने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय है। मिलावट से बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन? कहता है नंबर 1 विभिन्न बाज़ारों में वस्तुओं के प्रचलित दरों की जानकारी होनी चाहिए कि बाज़ार में वस्तुओं की दर क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में कह रहा है कि खाद्य पदार्थ मान्यता प्राप्त दुकान से ही खरीदने चाहिए। उसके बाद कहता है कि शुद्धता और गुणवत्ता वाले, क्या कह रहा है? शुद्धता और गुणवत्ता वाले शुद्धता और गुणवत्ता वाले ही चीज़ों को, यानी मानक जैसे ISI, FPO, एगमार्क आदि वाले वस्तुएं ही खरीदें। नंबर 4 में कह रहा है पैकेट बंद खाद्य पदार्थ ही खरीदें। विशेष तौर पर तेल और मसाले कभी खुले ना खरीदें। ये ध्यान देना चाहिए कि पैकेट पर लेबल स्पष्ट हो जिसमें वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी हो, जैसे प्रयोग की गई सामग्री, संख्या, तौल, उत्पादन तथा समाप्ति की तिथि, यानी एक्सपायरी डेट भी देख करके हम सामान को खरीदें। ऐसा नहीं खुला हम लेंगे पता नहीं कितने साल का है, नहीं है। और पैकेट लेंगे तो उसमें सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, कब पैकिंग हुआ है और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो कर्म संख्या आदि का पूरा विवरण, ताकि उपभोक्ता जान सके। नंबर 3 में कहते हैं कृत्रिम रंग वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कृत्रिम यानी रासायनिक खाद वाले चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर में विज्ञापनों के प्रभाव में आए बिना तर्कपूर्ण ढंग से ही खरीदेंगे। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे ना इंस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से मैं अगला वीडियो सेट 5 कल लेकर के हम आपके बीच आएंगे। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।